ट्रक से सामान उतरवाते उतरवाते रचना थक कर चूर हो गई थी। यूं तो ये पैकर्स वालों की जिम्मेदारी थी, फिर भी अपने जीवन भर की बसी बसाई गृहस्थी को यूं एक ट्रक में समाते देखना और फिर भागते हुए ट्रक में उसका हिचकोले लेना, ये सब झेलना भी कोई कम धैर्य का काम नहीं था। उसका मन तब तक ट्रक में ही अटका रहा था जब तक वो सही सलामत अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गया था। खैर, रचना के लिए ये कोई नया तजुर्बा नहीं था। तबादले का दंश तो वो अपने पिता के साथ बचपन से ही झेलती आ रही थी। हाँ, इसे दंश कहना ही उचित होगा, क्योंकि इसकी तकलीफ तो वही जानता है जो इसे भुगतता है। रचना को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि स्थानांतरण से होने वाले दुष्परिणामों से वो भली भांति परिचित थी। बाकी सब बातों की परवाह ना करके जिस बात से रचना सबसे ज्यादा विचलित रहती थी वो यही थी कि पुराने साथी एकाएक छूट जाते हैं। सभी दोस्त, साथी, गली मोहल्ले के रिश्ते पलक झपकते ही पराये हो जाते हैं और हम खाना बदोशों की तरह अपना तंबू दूसरे शहर में तानने को मजबूर हो जाते हैं। अजनबी शहर, उसके तौर तरीके अपनाने में काफी दिक्कत आती है। नए शहर में कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आता। वो दुख सुख की बात करे तो किससे, घर जाए तो किसके, और अपने घर बुलाए तो भी किसे। नया शहर, नया घर उसे काटने को दौड़ता था। सौरभ यानी रचना के पति को इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको तो आते ही ड्यूटी ज्वाइन करनी होती थी और वे व्यस्त हो जाते थे। यही हाल बेटे पर्व और बेटी पूजा का था। वे भी अपने नए स्कूल और नई कॉपी किताबों में खो जाते थे। रह जाती थी तो रचना घर में बिल्कुल अकेली अपने अकेलेपन से जूझती। ये तो भला हो नई तकनीक का, जिसने अकेलेपन को दूर करने के कई साधन निकाल रखे हैं। रचना उठते बैठते फेसबुक व व्हाट्सएप के जन्मदाताओं का आभार व्यक्त करना नहीं भूलती थी। उसकी नजर में लोगों से जुड़ने के ये साधन अकेलापन तो काटते ही हैं, साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं, खासकर स्त्रियों को। घर की चार दीवारी में रहकर भी वो अपने मन की बात इनके जरिए कर सकती हैं। दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद रोज की तरह रचना अपना स्मार्टफोन लेकर बैठ गई। उसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। नाम पढ़ते ही वो चौंक गई। नीरज सक्सेना। उसने बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रोफाइल खोली तो खुशी और आश्चर्य से झूम उठी। अरे, ये तो वही नीरज है जो मेरे साथ पढ़ता था, उसके मुंह से निकला। पापा का अचानक से ट्रांसफर हो जाने के कारण वो किसी को अपना पता नहीं दे पाई थी और नतीजा ये था कि फेयरवेल पार्टी के बाद आज तक किसी पुराने सहपाठी से नहीं मिल पाई थी। उसके अंतर मन का एक कोना अभी भी खाली था, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी यादों को समेट कर रखना चाहती थी। और आज नीरज की ओर से भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट दिल के उसी कोने में उतर गई थी। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फिर तो बातों का सिलसिला चल निकला और जब भी मौका मिलता दोनों पुराने दिनों की बातों में डूब जाया करते थे। बातों ही बातों में उसे पता चला कि नीरज भी इसी शहर में रहता है और यहीं आसपास रहता है। रचना ने सौरभ को भी ये बात बताई तो सौरभ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सदा शिकायत करती थी कि आपके तो इतने पुराने दोस्त हैं, मेरा कोई नहीं। अब तो खुश हो ना? किसी दिन बुलाओ घर पे उन्हें। एक दिन रचना ने नीरज को घर आने का न्योता दिया। इसके बाद बातों के साथ साथ मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। नीरज को जब भी फुर्सत मिलती वो रचना से बात कर लेता और घर भी आ जाता था। नीरज अक्सर अकेला ही आता था। तो एक दिन सौरभ बोले, भाई क्या बात है, एक बार भी भाभी जी और बच्चों को नहीं लाए, उनको भी लाया कीजिए। ये सुनकर नीरज बोला, अवश्य लाता, यदि वे होते तो। क्या मतलब, तुमने अभी तक शादी नहीं की? सौरभ ने चुटकी काटी, जबकि रचना सौरभ को बता चुकी थी कि वो शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है। सौरभ की ये बात सुनकर नीरज झेंप कर बोला, मेरे कहने का मतलब था यदि वे यहाँ होते। प्रिया व संदीप अभी तक यहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं। स्कूल में एडमिशन की दिक्कत की वजह से ऐसा करना पड़ा। ठीक कह रहे हो तुम, बड़े शहरों में किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना भी कम टेढ़ी खीर नहीं है।
हमने भी बहुत पापड़ बेले हैं बच्चों के एडमिशन के लिए। अब सौरभ और नीरज में भी दोस्ती हो गई थी और स्थिति ये थी कि कई बार नीरज बिना न्योते के भी खाने के समय आ जाता था। नीरज के आने से रचना बहुत खुश रहती थी और बहुत ही मान मनोहार से उसकी खातिरदारी भी करती थी। एक बार खाने के समय जब नीरज के बार बार मना करने पर भी रचना ने एक चपाती परोस दी तो सौरभ से रहा नहीं गया और वे बोले, खा लो भैया, इतनी खुशामद तो ये मेरी भी नहीं करती। बात साधारण थी पर रचना को ये चेतावनी सी प्रतीत हुई। पति पत्नी के नाजुक रिश्ते में कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बातें भी नासूर बन जाती हैं। इसका एहसास था उसे। उस दिन के बाद से वो हर वक्त ये ख्याल भी रखती थी कि उसके किसी भी व्यवहार के लिए सौरभ को टोकना ना पड़े, क्योंकि रिश्तों में पड़ी गांठ सुलझाने में हम अक्सर खुद ही उलझ जाते हैं। एक शाम जब सौरभ ऑफिस से आए तो बोले, आई एम सॉरी रचना, मुझे कंपनी की ओर से 15 दिनों के टूर पर अमेरिका जाना पड़ेगा। मेरा मन तो नहीं है कि मैं तुम्हें इस नए शहर में इस तरह अकेले छोड़कर जाऊं, पर क्या करूं, बहुत जरूरी है, जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर रचना को उदासी और चिंता की परछाइयों ने घेर लिया। वो धम से पलंग पर बैठ गई और रुआंसा होकर बोली, अभी तो मैं यहाँ ठीक तरह से सेटल भी नहीं हुई हूँ। आप तो जानते ही हैं कि आस पड़ोस वाले सब अपने हाल में मस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है यहाँ पर। ऐसे में 15 दिन कैसे अकेले रह पाऊंगी? ओह डोंट वरी, आई नो यू विल मैनेज इट। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर दूसरे दिन ही सौरभ अमेरिका चले गए और रचना अकेली रह गई। यूं तो रचना रोज घर में अकेली ही रहती थी, पर इस उम्मीद के साथ कि शाम को सौरभ आएंगे। आज वो उम्मीद नहीं थी, इसलिए घर में सूनेपन का एहसास अधिक हो रहा था। खैर वक्त तो काटना ही था। बच्चों के साथ व्यस्त रहकर, कुछ घरेलू कामकाज निपटाकर रचना अपना जी लगाए रखती, पर बच्चे भी पापा के बिना बड़े अनमने हो रहे थे। नन्ही पूजा ने तो शायद इसे दिल से ही लगा लिया था। सौरभ के जाने के बाद उसका खाना पीना काफी कम हो गया था। वो रोज पूछती, पापा कब आएंगे, और रचना चाहकर भी उसे खुश नहीं रख पाती थी। एक शाम पूजा को बुखार आ गया। बुखार मामूली था, इसलिए रचना ने घर पर रखी बुखार की दवा दे दी, फिर समझा बुझाकर कुछ खिलाकर सुला दिया। आधी रात को पूजा के कसमसाने से रचना की नींद खुली तो उसने देखा कि पूजा का बदन बुखार से तप रहा था। रचना झट से थर्मामीटर लेकर आई। बुखार 104 डिग्री था। रचना के होशो हवास उड़ गए। इतना तेज बुखार! वो रोने लगी, पर फिर हौसला करके उसने सौरभ को फोन मिलाया। संयोग से सौरभ ने फोन तुरंत रिसीव किया। रचना ने रोते रोते सौरभ को सारी बात बताई। सौरभ ने कहा, घबराओ मत, पूजा को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ। रचना ने कहा, आप तो जानते हैं ना, यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, गाड़ी खराब है, एकमात्र पड़ोसी बाहर गए हैं, मैं और किसी को जानती भी तो नहीं हूँ इस शहर में। नीरज, हाँ नीरज है ना, उसे कॉल करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। पर सौरभ, इतनी रात मैं अकेली, क्या नीरज को बुलाना ठीक रहेगा? अरे इसमें ठीक और गलत क्या है? पूजा बीमार है, उसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, बस इस समय यही सोचना जरूरी है। पर फिर भी तुम किस असमंजस में पड़ गई? अरे नीरज अच्छा इंसान है, 2-4 मुलाकातों में ही मैं उसे जान गया हूँ। तुम उसे कॉल करो, मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम इसे मेरी सलाह मानो या आदेश। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। रचना ने कह तो दिया, पर सोच में पड़ गई। रात को 12 बजे नीरज को कॉल करके बुलाना उसे बड़ा अटपटा लग रहा था। वो सोचती रही और कुछ देर यूं ही बुत बनकर बैठी रही, पर कॉल करना जरूरी था, वो ये भी जानती थी। सो उसने फोन हाथ में लिया और नंबर डायल किया। घंटी गई और किसी ने उसे काट दिया। आवाज आई, ये नंबर अभी व्यस्त है। उसने फिर डायल किया, फिर वही आवाज आई। अब क्या करूं, वो तो फोन रिसीव ही नहीं कर रहा। अब चलो एक बार और कोशिश करती हूँ।
ये सोचकर वो रीडायल कर ही रही थी कि कॉल बेल बजी। इतनी रात कौन हो सकता है? रचना ये सोचकर घबरा गई। तभी उसके लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। उसने डरते डरते फोन रिसीव किया। हेलो रचना, मैं नीरज, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। रचना को बड़ा आश्चर्य हुआ। नीरज ने तो मेरा फोन रिसीव ही नहीं किया, फिर वो यहाँ कैसे आया? पर उसने दरवाजा खोल दिया। कहाँ है पूजा? नीरज ने अंदर आते ही पूछा। स्तंभित सी रचना ने पूजा के कमरे की ओर इशारा कर दिया। नीरज ने पूजा को गोद में उठाया और बोला, घर को लॉक करो, हम पूजा को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। गाड़ी चलाते चलाते नीरज ने कहा, ये तो अच्छा हुआ कि आज मैंने सौरभ जी का कॉल रिसीव कर लिया, वरना रात को तो मैं घोड़े बेचकर सोता हूँ और कई बार तो फोन भी स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब रहस्य पर से पर्दा उठ चुका था, यानी कि उसके कॉल से पहले ही सौरभ का कॉल पहुंच चुका था नीरज के पास। पूजा को डॉक्टर को दिखाकर आवश्यक दवाइयां लेकर रचना ने नीरज को धन्यवाद कहकर विदा कर दिया और फिर सौरभ को फोन लगाया। इससे पहले कि सौरभ कुछ बोलता, रचना बोली, धन्यवाद हमारा इतना ध्यान रखने के लिए और मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। इतना विश्वास तो शायद मुझे खुद पर भी नहीं है, तभी तो मुझे नीरज को फोन करने के लिए इतना सोचना पड़ा। सौरभ बोले, मुझे धन्यवाद कैसा? ये तो आदान प्रदान है। तुम भी तो मुझे परदेश में इसी विश्वास के साथ आने देती हो कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? ये विश्वास नहीं, प्यार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।